Bismillahirrahmanirrahim. So this is Altaf Sincha. I welcome you all in this free lecture जिसका आज हमने टॉपिक रखा है एसेंशियल्स ऑफ एसे। मैं आपको बता दूं कि हम क्या डिस्कस करेंगे टुडे। आई एम गोइंग टू डिस्कस मेनली थ्री थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज बेसिक्स ऑफ एसे और कुछ थोड़े डिफरेंट टेस्ट के साथ, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा भी चुका हूँ। कोई मैंने 19 बैचेस माशाल्लाह से ऑनलाइन पढ़ाई हैं और अभी 20th स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आई कैन सी फ्यू फेमिलियर फेसेस एज वेल जो आज इस ग्रुप में हैं, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं एसए में स्पेशली। तो उनके लिए भी इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल, क्योंकि थोड़ा मैंने और ऑर्गेनाइज तरीके से इसको बनाया है, जिस तरह मेरा जो मैसेज है वो ठीक से कन्वे भी हो जाए। और आज आप सब लोग जो मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड करेंगे तो आप सबको कुछ ना कुछ कोई बेहतरीन एटलीस्ट 2-3 टेक अवेज तो जरूर मिले। ठीक है। तो एक तो essentials of essay, ठीक है। The second thing that I'm going to discuss in today's lecture is pathways to Pakistan's prosperity. This is one of the topics that was part of CSS 2024 essay exam। जो 2024 का एग्जाम दे चुके हैं उनको बिल्कुल पता होगा कि ये एक टॉपिक था, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो है वो इस टॉपिक में फेल हुए हैं। क्या वजूहत हो सकती हैं? तो वो जो पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी है उसको एक तरीके से हम जो है केस स्टडी बनाएंगे। ठीक है, कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो बाहर तो बड़े आसान लगते हैं कि यू कैन डू इट, और आपको जो है मैं ऑडिबल बिल्कुल ठीक आवाज सही है, सब कुछ सब कुछ सही है। ठीक है रमशा, थैंक यू आमिर। तो बाहर तो इस तरह के टॉपिक्स जो है ना बड़े आसान लगते हैं, ऐसा लगता है कि एवरीवन कैन डू इट, है ना। जो थोड़े अच्छे एस्पायरेंट होते हैं, अच्छी से तैयारी की हुई होती है, उनके लिए और ज्यादा ये आसान टॉपिक्स होते हैं। तो फिर भी जब इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के बाद व्हेन यू आर 100% श्योर कि आप तो इसमें फेल ही नहीं होंगे, फिर आप फेल हो जाएं तो थोड़ा शॉकिंग मोमेंट होता है। तो इसलिए हम उसको थोड़ा डिबंक करेंगे। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि मैं फिर बाद में यूट्यूब पे रख दूँ, जो लोग ना सुन पाए तो उसके लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पूरा डिबंक भी करें और साथ साथ इसको केस स्टडी बनाएं कि इस तरह के टॉपिक्स अगर फ्यूचर में आते हैं तो क्या वजूहत हो सकती हैं इसमें फेल होने की, किस तरह ऐसे टॉपिक्स में पास कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जिसने दोनों अटेम्प्ट्स में वो टॉपिक किया था जो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया था। दोनों दफा मेरी जो स्ट्रेटजी थी क्या थी, किस तरह थी, तो वो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तीसरी जो एक छोटी डिस्कशन होगी जिस बात पे होगी वो होगी थोड़ी बहुत स्कोरिंग ट्रेंड्स पे, क्योंकि 2024 का अगर आप लोगों ने मार्कशीट्स देखी हो तो इस्लामिक स्टडीज में बहुत लोग फेल हुए हैं, इंग्लिश प्रेसी में बहुत लोग फेल हुए हैं। मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे में पास हैं, 19 ऑफ माई स्टूडेंट्स पास भी ऐसे एग्जाम, पर वो इस्लामिक स्टडीज में रह गए हैं, एक दो इंग्लिश प्रेसी में रह गए हैं। क्या रीजन हो सकती है? कल एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मार्कशीट भेजी अपनी, सारे सब्जेक्ट्स पास है, इंडो पाक में रह गई है। और यूएस हिस्ट्री, मैं भी 2018 में यूएस हिस्ट्री में रह गया था सिर्फ। इस बार यूएस हिस्ट्री ने बहुत लोगों को फेल किया है। तो थोड़ा बहुत इनको डिस्कशन में रखेंगे। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह। फर्स्ट थिंग, इसेंशियल्स ऑफ एसे। अब ऐसे जो है ना उसके प्रॉपर एक स्टेप्स हैं इफ यू वांट टू रियली पास दिस ऐसे एग्जाम। ओवरऑल सीएसएस की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। आजकल आप सब लोग जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और फिर आप लोगों ने कंटिन्यूअसली जो है मोबाइल न्यूज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी की होगी, तो आप लोगों की नज़र से एक चीज़ ज़रूर गुजरी होगी, वो होगी जो औरंगजेब साहब है उसकी स्पीच में एक वर्ड, और वो वर्ड जिस तरह उन्होंने यूज़ किया था स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, कि अगर आप बहुत आसान सा टॉपिक भी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल सा टॉपिक भी कर रहे हैं, पर अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उसको अटेम्प्ट करने की, आपके पास कोई तरीका नहीं है, यू जस्ट हैव द नॉलेज या यू जस्ट हैव द फैक्ट्स, बस आप फिर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो फिर भी आप फेल हो सकते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस तरीके से जो ऐसे है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है प्रिपरेशन की भी, अटेम्प्ट करने की।
उसको आप कोई बस अपने फैक्ट्स पे, अपने आर्ग्यूमेंट्स पे, अपनी नॉलेज पे खेल के नहीं आ सकते। इन सारी चीजों का जो कनेक्शन होगा, ये सारे डॉट्स जब आप कनेक्ट करेंगे, अपनी नॉलेज, अपने फैक्ट्स, अपने रिटन एक्सप्रेशन, इन सब को कनेक्ट करके जब आप कोई चीज प्रेजेंट करेंगे स्ट्रेटेजिकली, वो मैटर करती है ऐसे में, और वो ही चीज आपको पास कराती है। ठीक है ना। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं अपनी बात, तो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स वर मोर कॉम्पिटेंट देन मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब हम तैयारी करते थे, मेनी वर मोर कॉम्पिटेंट, दे हैव मोर नॉलेज, बहुत चीजें थी, स्ट्रेटेजी नहीं थी, तरीका नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं थे। कहीं कहीं वो कुछ जो एसेंशियल्स होते हैं ना पास कराने के लिए, वो उनमें मिसिंग थे, वो मिसिंग स्पॉट्स थे। तो वो क्या है एसेंशियल्स, किस तरह आप पास हो सकते हैं, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द एसए एग्जाम रिक्वायरमेंट। अभी आप सी एस एस एसए 2016 ऑनवर्ड्स कोई भी पेपर उठाएं और उस पेपर को पढ़ें, उसकी इंस्ट्रक्शंस को अगर आप देखेंगे, तो उसमें कुछ चीजें लिखी होंगी। सबसे पहली चीज जो लिखी होती है, वो लिखी होती है कि आप एक 2500 से 3000 वर्ड्स का एक ऐसे अटेम्प्ट करें। और फिर नीचे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स दिए होते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव, लिटरेरी, एक्सपोजिटरी। उसके बाद उसी इंस्ट्रक्शंस के अंदर तीन चार वर्ड्स लिखे होते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव हो, एक अच्छी सी आउटलाइन बनाएं। अगर आप पीएमएस सिंध दे रहे हैं या कुछ और एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें लिखा होता है थीसिस स्टेटमेंट भी लिखें। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ओरिजिनलिटी का कभी कभी वर्ड यूज होता है कि उसमें ओरिजिनलिटी हो, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर का ऐसे हो। दीज आर द वर्ड्स दैट आर मोस्टली मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शंस। अब ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एक अब आपको ऐसे की रिक्वायरमेंट कहाँ से पता चलती, जो सी एस एस ऐसे का पेपर आता है। दूसरी रिक्वायरमेंट आपको कहाँ से पता चलेगी, इस सेशन के बाद फौरन जाएं, गूगल करें सी एस एस एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स। ठीक है। उन रिपोर्ट्स को थॉरोली जो एक्सप्लोर करें, उस रिपोर्ट्स को पढ़ें। वो एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स हैं जो आपके ऐसे चेक कर चुके हैं। वो बताते हैं कि क्यों हम फेल करते हैं, ऐसे में क्यों करते हैं, इस्लामिक स्टडीज में क्यों करते हैं। आप ऐसे का जाके वो उनकी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, क्यों वो लोग फेल करते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि फेल करने के जो रीजंस हैं, उन्होंने जो कुछ लंबे चौड़े लिखे होते हैं, वो लिखे होते हैं कि एक के आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर का नहीं था, अंडरस्टैंडिंग कमजोर थी, रिलेवेंसी नहीं थी, ओरिजिनलिटी नहीं थी। बहुत अच्छी नॉलेज थी, फैक्ट्स थे, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे, वो लिंक्ड नहीं थे। जो ओरिजिनल टॉपिक था उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे, कुछ और डिस्कस कर रहे थे। ये आपको बातें उसमें मिलेंगी। अब आपको एग्जाम का रिक्वायरमेंट पता चल गया। ठीक है, कि एग्जामिनर चाहता क्या है, और अब जब पता चल गया कि क्या चाहता है, तो वो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप वन में जो कुछ चीजें लिखी हैं, वर्ड काउंट, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, असेसमेंट क्राइटेरिया, ये तीन चीजें। जो वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट 2500 से 3000 होता है। मोस्टली लोग टच नहीं कर पाते हैं, पर मैं हमेशा इस बात पर स्ट्रेस भी डालता हूँ। और शायद मेरे ऐसे दोनों जो पास हुए थे, वो 2000 प्लस वर्ड्स के ही थे, 2500 को शायद कोई टच कर रहा हो। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा होती थी कि आई हैव टू एटलीस्ट राइट मोर देन 2000 वर्ड्स। ठीक है ना। कभी आपको कोई भी कहे कि वर्ड्स मैटर नहीं करते, भले 700 1000 का लिख कर आए, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस बात पे अमल ना करिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ट्राई टू बी क्वालिटेटिव एज मच एज यू कैन, पर क्वांटिटी में भी कंप्रोमाइज ना करिएगा। पहली बात। दूसरी बात, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की जो नेचर होती है, वो वेरी करती है। कभी आपके पास इंटरनेशनल नेचर के होंगे, कभी नेशनल नेचर के होंगे, पाकिस्तान पे टॉपिक्स होंगे, आईआर पे टॉपिक्स होंगे, जेंडर रिलेटेड होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, एक्सपोजिटरी होंगे, बड़े आसान से कभी कभी होंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस टाइप होंगे, कॉज और इफेक्ट टाइप होंगे। तो ये जो आपके पास वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं, ये जो आपके पास वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स पे जो है, आपको जिस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो तरीका क्या होना चाहिए कि हर एक टॉपिक को समझना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉपिक आ रहा है, एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपको कह रहा है कि इस पे कैसे लिखें। ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज, सिर्फ ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो अब सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे किस तरह आप ऐसे लिख सकते हैं, वो प्रिपेयर करें। अब उसने लिखा है क्लाइमेट चेंज कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। अब क्या लिखना चाहिए,
वो स्ट्रेटेजी सीखें। उसने लिखा है अभी क्लाइमेट चेंज इज रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड, स्टेटमेंट दे रहा है। अब उस तरीके के टॉपिक को किस तरह करना है वो तरीका सीखें। फिर आपको सवाल पूछ रहा है इज क्लाइमेट चेंज रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड, अब वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया। अब उसको किस तरह करना है, फिर आप उसको उस हिसाब से कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, ठीक है। अब इसको किस तरह करना है, अब ये एक ही टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, पर उस पर कितने वाइड रेंज ऑफ नेचर के टाइप्स के टॉपिक्स आ रहे हैं। मतलब एक क्लाइमेट चेंज थीम है बेसिकली, अब उस थीम पे किस किस तरीके के टॉपिक्स आ सकते हैं, हर एक टाइप को सीखना समझना इज वेरी इसेंशियल, ठीक है। हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से मुख्तलिफ होता है। आपको अपनी सीएसएस की जर्नी में पीपल विल टेल यू कि दीज आर फ्यू टेम्पलेट्स, और इन टेम्पलेट्स में कोशिश करके अपना जो मटेरियल है ऐसे का, अपना जो टॉपिक है उसको फिट करें। अब टॉपिक है क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, और आपने टेम्पलेट पढ़ा है कि क्लाइमेट चेंज पे जब आए किसी भी ऐसे भी अगर हमें कोई टॉपिक अटेम्प्ट करना हो ऐसे का, तो हमें पहले काजेस बताने चाहिए, हिस्ट्री लिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपको किसी ने टेम्पलेट समझा दिया, अब वो पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज इज द मिथ, अब वहां पे आपको तो बैकग्राउंड नहीं लिखना है, वहां पे वो कॉजेस तो आपसे नहीं पूछ रहा है। लेकिन टेम्पलेट की वजह से, क्योंकि आपके दिमाग में वो फीड हो गया कि मुझे बस ये टेम्पलेट किसने दे दिया है कि ये मैंने इस तरह किया था, क्योंकि अक्सर एस्पायरेंट्स ये बड़ा सवाल करते हैं कि सर आपने किस तरह किया था। मैंने उस टॉपिक की नीड देखकर उसको उस हिसाब से किया था। एवरी टॉपिक इज डिफरेंट, इसलिए मैंने लिखा है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, हर टॉपिक एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो अब इसेंशियल्स में जो स्टेप नंबर 1 है वो है अंडरस्टैंडिंग दी एसे एग्जाम रिक्वायरमेंट। और वो कहाँ कहाँ से पता चलेगी आपको, जो ऐसे का पेपर आता है एक तो वहां से, दूसरा जो एग्जामिनर्स रिपोर्ट थी, तीसरा मैंने मोटी मोटी चीजें लिख दी हैं कि वर्ड काउंट पे स्ट्रेस थोड़ा डालिएगा, कि कोशिश करें कि एटलीस्ट 2000+ वर्ड्स हों। टॉपिक्स जो वाइड रेंज के होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सपर्ट नहीं होना है, बेसिक आपको आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंटेटिव को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक्सपोजिटरी को किस तरह कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव लिटरेरी में क्या फर्क होता है, ये आपको बेसिक चीजें पता हो। और फिर हर टॉपिक को उस हिसाब से ट्रीट करना। और फिर जो असेसमेंट क्राइटेरिया होते हैं उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंसी है ही नहीं, पास नहीं हो सकेंगे, स्ट्रक्चर प्रॉपर, कोहेरेंस मतलब आपका सेंटेंस टू सेंटेंस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, आइडिया टू आइडिया एक अच्छा सा कनेक्शन हो। ऐसे ना लगे कि बस आपने फैक्ट्स जो है वो फैला दिए अपनी कॉपी पे, ऐसे लगे कि वो फैक्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे प्रेजेंट हुए हैं, और हर एक आर्ग्यूमेंट आपके ऐसे को डिस्कस कर रहा है। एंड ओरिजिनलिटी, ये कुछ असेसमेंट के क्राइटेरिया हैं। अब मैं अगर इम्पोर्टेंस वाइज आपको कुछ चीजें बताता जाऊं, तो जो 2024 था, पाकिस्तान पाथवेज, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, उसमें जो मेजरली लोग फेल हुए ना वो इस वजह से हुए हैं कि उनका जो कंटेंट था ना वो इतना ओरिजिनल नहीं था। वो वही जो अमूमन हर हर लोगों को पता होता है। मैं अभी आपसे पूछूं मुझे बताएं पाकिस्तान के मसले क्या हैं, आप जो वो मसले बताएंगे और उस पर जो हल बताएंगे, 80% ऑफ द पीपल के मसले और हल सेम ही होंगे। 20% वो लोग होंगे जिनके वही मसले होंगे, पॉवर्टी ही मसला होगा, वही बताएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बताएंगे, इकोनॉमी के मसले बताएंगे, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से। थोड़ी उनकी जो कंटेंट की डेप्थ होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, उनके जो रेफरेंसेस होंगे वो थोड़े ज्यादा अच्छे होंगे, उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज होगा वो बेहतर होगा। बस ये जो चीज है ना ये आपको पास करेगी। आपने 80-20% रूल हर जगह सुना होगा, यहाँ पे भी आप 80-20 वाला रूल अडॉप्ट कर लें कि 80% क्यों फेल होते हैं, 20% क्यों पास होते हैं, ठीक है। तो 80% ऐसे में इसलिए फेल होते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं उनमें मिसिंग होती है, और 20% जो पास होते हैं उनमें ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब इन 20% में अगर मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बताता जाऊं कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वो 2024 के ऐसे को जो पाकिस्तान पाथ पे तो पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी है, सिर्फ फिलहाल उसको दिमाग में रखें। तो उसमें जो मेजरली लोग फेल हुए हैं, उसका जो फर्स्ट रीजन है, मतलब टॉप मोस्ट रीजन रीजन है, वो है ओरिजिनलिटी के। क्योंकि जब लोग मेरे स्टूडेंट्स इवन देकर भी आए थे तो मुझे वो आउटलाइंस आ रही थी, वो बता रहे थे कि सर मैंने ये लिखा है, मैंने वो लिखा है, उस वक्त तो मैं सबको कह रहा था वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बाद में फिर डिस्कस किया था, और जब फेल हो गए तो फिर और ज़्यादा उस पर डिस्कशन हुई। तो रीजंस जितने मैंने निकाले कि जो लोग पास हुए हैं क्यों हुए हैं, जो लोग फेल हुए हैं क्यों हुए हैं, तो उसमें जो मेजर कंसर्न था मेरा वो ओरिजिनलिटी का था, कि जो लोग पास हुए हैं दे आर बेटर
इन वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स। वही आर्ग्यूमेंट्स हैं पर थोड़े ओरिजिनल लग रहे हैं। ओरिजिनल किस तरह लगते हैं? वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा बेहतर है, ठीक है। द फर्स्ट मतलब टॉप मोस्ट रीजन ऑफ पासिंग द एग्जाम और फेलिंग द दैट ऐसे, वो यही था कि ओरिजिनल नहीं थे कंटेंट में, ठीक है। दूसरी जो थी रिलेवेंसी का, अगर मैं प्योरिटी वाइज रखूं तो सेकंड रीजन जो मुझे लग रहा है जिस वजह से लोग फेल हुए हैं वो रिलेवेंट नहीं थे। पाथवेज तो पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी को बताने से पहले काफी लोगों ने पहले हिस्ट्री काजेस पे ज्यादा फोकस किया है कि क्यों पाकिस्तान को पाथवेज और तो प्रॉस्पेरिटी की क्यों जरूरत है, क्यों प्रॉस्पेरस होना है, क्यों अभी क्या हालात हैं जो प्रॉस्पेरस होना है। उस पर थोड़ा ज्यादा उन्होंने टाइम इन्वेस्ट कर लिया और फिर फेल हो गए। थर्ड रीजन इज आर्गुमेंटेशन, कि ठीक है और रिलेवेंट भी थे, ओरिजिनल भी थी, लेकिन आर्ग्यूमेंट थोड़े वीक थे, मतलब फैक्ट्स वगैरह ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए, ठीक है ना, अच्छी तरीके से अपनी चीजों को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। अब 80-20% रूल इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया था। अगर मैं आपको कहूँ 10,000 लोग अपियर हुए थे तो ऑलमोस्ट 6,500 to 7,000 लोगों ने कोई यही पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी ही अटेम्प्ट किया था। अभी आप लोगों में से भी कुछ लोग अपियर हुए थे, पूछ लेंगे कि आप लोगों ने कौन सा अटेम्प्ट किया था, तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला एसेंशियल है, अंडरस्टैंडिंग दी ऐसे एग्जाम रिक्वायरमेंट। द सेकंड थिंग, अब आप समझ गए कि जो है क्या ऐसे की एसेंशियल्स क्या हैं, आपको समझ आ गई, ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आखिर में मैं आप सबको स्पेस दूंगा, जितने सवाल पूछने हैं आई विल बी विथ यू, आप पूछ लीजिएगा। तो अब दूसरी चीज पे आते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया कि ये अब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे वर्ड काउंट भी ठीक करना है, टॉपिक्स भी समझने हैं, कंटेंट भी डेप्थ में करना है, आर्गुमेंटेशन पे भी काम करना है, रिलेवेंट होना है, स्ट्रक्चर पे काम करना है, कोहेरेंसी किस तरह आनी चाहिए अपने रिटन एक्सप्रेशन में, उस पर काम करना है, और किस तरह मुझे ओरिजिनल बनना है कि कंटेंट मेरा मतलब फ्रेश लगे। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। अब आप सब कुछ समझ के अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे सीखें, ठीक है। गलती करते हैं वो लोग जो किसी से, लोग ऐसे सीखते नहीं है। ऐसे आप घर बैठ के भी सीख सकते हैं, किसी एकेडमी में भी सीख सकते हैं, खुद से एफर्ट्स लगा के इंटरनेट से इधर उधर इस तरह के फ्री लेक्चर्स, कभी यूट्यूब पे, कभी किससे, कभी किसी से पूछ के, इस तरह भी आप सीख सकते हैं। जो भी आपका मोड ऑफ लर्निंग है, जो भी है व्हाट्सोएवर, सीखें जरूर, ठीक है। क्या सीखना है ये मैंने सारा आपके सामने लिख दिया है। आउटलाइन मेकिंग, कि आउटलाइन किस तरह बनाते हैं, हेडिंग्स किस तरह देते हैं, सब हेडिंग्स किस तरह देते हैं, सब हेडिंग्स क्या बताती हैं, हेडिंग्स क्या बताती हैं, नंबरिंग किस तरह देते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन किस तरह होती है, सीखना है, ठीक है। सेकंड थिंग, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं है कि आप उसको आउटलाइन में हाईलाइट करें। मैं बड़ा रिकमेंड करता हूँ कि उसको आउटलाइन में हाईलाइट करें। और थीसिस स्टेटमेंट एक वन लाइन स्टेटमेंट होती है जो आपके पूरे टॉपिक को काइंड ऑफ समराइज भी करती है, आपका उस बड़ा अच्छा सा आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट करती है। तो वो बहुत लाजम है कि आप थीसिस स्टेटमेंट सीखें, ठीक है। तीसरी चीज, पैराग्राफ राइटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, पैराग्राफ इज द बेसिक यूनिट ऑफ एसे। इफ यू would be able to learn the proper paragraph writing, okay, this is how a paragraph starts, these should be the mid sentences, this should be the last sentence, समझ गए एक दफा, ऐसे समझ जाएंगे। जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है वही ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। पैराग्राफ में भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं, बीच में सेंटेंसेस होते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। ऐसे में भी एक इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ में भी आप एक कनेक्शन दिखाते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस, ऐसे में भी आप कनेक्शन दिखाते हैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ, आइडिया टू आइडिया, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस के डू लर्न पैराग्राफ राइटिंग। फोर्थ थिंग इंट्रोडक्शन, फिफ्थ थिंग कंक्लूजन, ये ऐसे के पार्ट्स होते हैं जो आपको सीखने हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। फिर आते हैं ट्रांजिशंस पे, जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया जंप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी को 12 पाथवेज बता दिए। अब आप पाथवेज बताने के बाद कुछ हर्डल्स बताना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। अब उस पाथवेज बताने से हर्डल्स का जो जंप है वो, मतलब एक आइडिया से दूसरे आइडिया आप जो स्विच करेंगे, जो ट्रांजिशन करेंगे,
वो किस तरह होनी चाहिए, कैसे वो स्मूथ लगे, ये सीखना है आपको। फिर आप इसे में रेफरेंसेस देंगे ऑब्वियसली। आप कहीं पे कोटेशन लिखेंगे, कहीं पे कोई फैक्ट लिखेंगे, कहीं पे आप कोई अपनी ही बात को हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मतलब आपकी बात नहीं होगी, किसी और की बात को आप थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे, या आप कहीं पे कोई रिसर्च का एग्जांपल देंगे, किसी किताब का एग्जांपल देंगे, कहीं पे आप एक लाइव एग्जांपल बताएंगे। मतलब कोई इस तरह के जैसे रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स आ जाते हैं, तो फिर आप बड़े जनरल एग्जांपल्स देते जाते हैं, जो ठीक है एग्जामिनर को भले कहीं पता भी ना हो, पर आप प्रेजेंट इस तरह करते हैं कि एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ बिल्कुल इस तरह होता है। तो ये सारी चीज जो इनको हम रेफरेंसिंग कहते हैं, रेफरेंस देना, ये किस तरह होनी चाहिए, किस तरह पैराग्राफ के अंदर रेफरेंस देते हैं, किस तरह कोटेशन लिखते हैं, कोटेशन लिखने के बाद कोटेशन को कॉम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ योर लर्निंग। फिर आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे। क्रिटिकल थिंकिंग इज नथिंग, जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। आपने समझ लिए प्रॉब्लम क्या है, अब आप अगर सोल्यूशंस उसके बता सकते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का वो जो सेचुरेशन लेवल है वो कम होता जाएगा, और वो जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, जैसे ऐसे आ रहा है पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। अब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का किस तरह रोल आ सकता है, या क्रिटिकल थिंकिंग आप किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू लिव इन पाकिस्तान, you might have faced a lot of problems in your university, in your सोसाइटी। आपको पर्सनली आपने कुछ फील भी किए होंगे, एक्सपीरियंस भी किए होंगे, आप ने इर्द गिर्द मसले देखे होंगे पाकिस्तान के, फिर आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, यहाँ इधर उधर भी मसले देख रहे हैं। अब वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो रोल आता है ना, वो यहाँ पे इस तरह आता है कि एवरीथिंग यू आर कंज्यूमिंग, टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, किताबें, आपके दोस्तों के साथ आपकी चाय पे गपशप, एवरीथिंग यू आर कंज्यूमिंग, उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने करके उसमें से चीजें निकालना, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। आप प्रोसेस करते हैं चीजों को, फिर वो प्रोसेस किस तरह, कौन कौन से सोर्सेज होंगे उस प्रोसेस के, वो आपके लेक्चर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी किताब भी हो सकती है, वो न्यूज़पेपर भी हो सकती है, वो आपकी आपकी अम्मी के साथ कोई कन्वर्सेशन भी हो सकती है, वो आपकी दोस्त के साथ कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, कोई टीचर ने आपको कोई बात कही, वो आपने कहीं कुछ साइलेंटली कुछ ऑब्जर्व किया, वो भी चीज हो सकती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है बेसिकली। ये बहुत लोगों को मसला होता है, कंफ्यूज होते हैं, ये क्रिटिकल लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। सिंपल अगर है तो बहुत बड़ी चीज, अगर सिंपल अल्फाजों में डिफाइन कर दूं कि किस तरह इस पे काम आप थोड़ा बहुत शार्पली कर सकते हैं, तो बस ईच एंड एवरीथिंग यू आर कंज्यूमिंग एंड ऑब्जर्विंग अराउंड यू, उस पर जब आप थोड़ा बहुत गौर फिक्र करना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा बहुत अगर कोई मसला है तो किस तरह उसका हल निकल सकता है, अगर ये नेचुरली आपके पर्सनैलिटी में इनबिल्ट थोड़ी बहुत होती जाएगी, यू वुड बी वेरी नियर टू क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। उसके बाद कोहेरेंसी, कनेक्शन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। लैंग्वेज में हर चीज आ जाती है, ग्रामर, रिटन एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, ये जो भी ग्रामर वाला पार्ट है, ये सारा लैंग्वेज का पार्ट है। उसके बाद ये कुछ मैंने साइड में तीन चीजें लिखी हैं कि आपको टाइप्स समझने चाहिए, वो मैंने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में बता दिया था। प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और फिर जो मेथड्स हैं, वो किस तरह, ऐसे का मेथड क्या होता है अटेम्प्ट करने का, वो आपको आना चाहिए। यहाँ तक मुझे पहले बताएं कि क्लियर है आप सब लोग? एनी क्वेश्चन अभी तक तो मुझे बता दें इसमें से अगर, बाकी आगे हम चलेंगे, ठीक है ना। मैंने बड़ी कोशिश की कि बड़ा मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता जाऊं। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आई थिंक वेरी गुड कि काफ़ी लोगों को क्लियर है। आमिर शेदार ने हमें फैंटास्टिक का भी सिग्नल दे दिया कि सर आप बस पढ़ाएं। ठीक है, फैंटास्टिक का भी आ गया है। हम्म। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी बात पे। तीसरा स्टेप, बिल्ड योर नॉलेज बेस। बहुत जरूरी। क्राइटेरिया समझ के, तरीका समझ गए, अब लिखने के लिए मटेरियल कहाँ से आए, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। सबसे बड़ा मसला होता है कि मटेरियल कहाँ से आए, किस तरह आप जो है उसका मटेरियल हाथ लगाएं। तो ये भी आसान तरीका है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आपके टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं।
ऐसे के साथ साथ आपके 11 और सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश लिटरेसी को निकालें तो 10 जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही आपका कंटेंट है, वही आपकी नॉलेज है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में आप पाकिस्तान इंडिया पढ़ेंगे, कश्मीर पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में ग्लोबलाइजेशन भी है, करंट अफेयर्स में पाकिस्तान के सारे मसले पढ़ेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। पाथ अवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी आपका पाकिस्तान अफेयर्स में भी है, करंट अफेयर्स में भी है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आपका करंट अफेयर्स में भी है, एजुकेशन आपका पाकिस्तान करंट दोनों में है, वुमेन आपका करंट अफेयर्स में भी है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी है, जेंडर स्टडीज ऑप्शनल है उसमें भी है, जे आईआर अगर आपका ऑप्शनल है तो पता नहीं कितने ज्यादा टॉपिक्स जो है वो आपके आईआर में कवर हो जाते हैं। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट्स एन ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपल्सरी सब्जेक्ट, वो समझिए आपकी सारी नॉलेज का जो कंटेंट कंटेंट है बेसिकली, जो आपको लिखना है, वो सारा आपको कंपल्सरी ऑप्शनल वहां पे प्रोवाइडेड है। अगर आप हर सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा मसला होगा। ये तो एक मैंने आपको सब्जेक्ट्स वाला एरिया बता दिया कि ऑप्शनल्स और कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। टाइम टू टाइम आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। फेमिनिज्म जेंडर स्टडीज में पढ़ लिया, आईआर में पढ़ लिया, फेमिनिज्म पे ऐसे आता है, वुमेन पे ऐसे आता है, ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आता है, एजुकेशन पे ऐसे आता है, क्लाइमेट चेंज आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में उस पे ऐसे आता है। तो एक तो आपका जो मटेरियल है या जो आपकी नॉलेज बिल्ड होगी, वो एक तो आपकी कंपल्सरी एंड ऑप्शनल से होगी। दूसरी चीज जो आपको खुद से करनी चाहिए वो है ये जो मैंने लिखा है हाउ के नीचे पॉइंट नंबर ए, वो है थीम्स बुक या फैक्ट बुक। कौन सी बात? थीम्स बुक या फैक्ट बुक। अब थीम या फैक्ट बुक होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी बहुत बड़ी टर्म है, और डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी किस तरह काम करती है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कब आई, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के कोई मसले हैं तो कौन से हैं, डेमोक्रेसी के मसले किस तरह खत्म होंगे, क्या हल है उसके, क्या ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है दुनिया में, दुनिया के बाद पाकिस्तान में क्या ट्रू सेंस में है, नहीं है तो किस तरह आ सकती है, अगर डेमोक्रेसी चले वर्क नहीं कर रही तो और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वर्क कर सकती है। अब ये जो आप मैंने थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेमोक्रेसी सुनकर, ये जो मैंने डेमोक्रेसी पे नीचे ये जो मैंने थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वो टॉपिक्स हैं। डेमोक्रेसी इज अ थीम, ठीक है। और ये जो मैंने नीचे कुछ बातें मैं कहता गया, दीज आर द टॉपिक्स। अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ थीम्स फाइंड आउट करनी है। कहाँ से फाइंड आउट करनी है? पास पेपर से। जो ऐसे के पास पेपर्स आ चुके हैं, आप 2016 से 2025 तक सारे ऐसे के पास पेपर्स निकालें, एनालाइज करें कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड कितने टॉपिक्स आए हैं। तो आपको पता चलेगा डेमोक्रेसी से रिलेटेड 2018 में भी आया है, 2016 में भी आया है, 2022 में भी आया है, ठीक है, 2023 में भी आया है। अब चार पांच टॉपिक्स डेमोक्रेसी से रिलेटेड आए हैं। किस तरह के आए हैं? कहीं पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी प्रोस्पेक्ट्स और पिटफॉल्स बताएं, कहीं पूछ रहा है डेमोक्रेसी जेन्युइन किस तरह पाकिस्तान में आ सकती है, कहीं वो सिंपल डेमोक्रेसी और वर्ल्ड इश्यूज पूछ रहा है। अब आपके पास एक थीम आ गई कि ये डेमोक्रेसी थीम है, इससे रिलेटेड बहुत टॉपिक्स आते हैं। इसी तरह आप आप थोड़ा खुद भी ब्रेनस्टॉर्म करें और थोड़ा पेपर्स को भी एनालाइज करें, यू विल कम टू नो कि कुछ एरियाज हैं, उन एरियाज से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट अपीयरिंग इन 26, यू आर सपोज टू अपीयर इन 2030, 2030 में, तो आपको क्या लगता है कि 2030 में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं? आपको लगता है? नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज का 2030 में कोई टॉपिक आ सकता है? कोई जवाब दे। बिल्कुल आ सकता है। टेररिज्म से रिलेटेड आ सकता है, आ सकता है। क्लाइमेट चेंज एजुकेशन से रिलेटेड आ सकता है, वुमेन के मसलों से रिलेटेड आ सकते हैं। अब जो आपको लगता है कि ये ऐसे थीम्स हैं जो अभी भी रिलेवेंट हैं, मैं 2026 में अपियर हो रहा हूँ तब भी हैं, 27 में भी हो रहा हूँ तब भी हैं, वो एक लिस्ट बनाए सारी। ठीक है, डेमोक्रेसी निकलेगा, क्लाइमेट चेंज निकलेगा, अभी एआई भी निकलेगा, आपका एजुकेशन भी निकलेगा, वुमेन भी निकलेगा, ग्लोबलाइजेशन निकलेगा, सोशल मीडिया निकलेगा, टेक्नोलॉजी निकलेगा।
पाकिस्तान के इकोनॉमिक के मसले, पाकिस्तान के सोशल मसले, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसले, ये सारी आपकी थीम्स बनती जाएंगी। अब उन थीम्स पे काम करना है। किस तरह काम करना है? जहां भी आपको लगता है इस थीम से रिलेटेड मुझे ये चीज पढ़नी चाहिए, वो पढ़ लें और उसको पॉइंटर फॉर्म में कहीं नोट डाउन कर लें। दैट्स इट। इसी को फैक्ट बुक कहते हैं, इसी को थीम बुक कहते हैं कि आपने थीम्स पहले फाइंड आउट की, उस थीम पे थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया कि क्या क्या इससे रिलेटेड पढ़ना चाहिए, और फिर आप बस पढ़ते गए और उसके पॉइंटर नोट्स बनाते गए। हर एक थीम के कोई 12-15 आपके जो है पॉइंटर्स अगर बट बनते जा रहे हैं, तो बस आपकी वही नोट्स हैं, और वही जो है फिर आपको थ्रू आउट काम आते जाएंगे, उनको ही अपडेट करते रहेंगे, उनमें ही अपने फैक्ट्स लिखते रहेंगे, उनमें ही कोटेशन लिखते रहेंगे। ग्लोबलाइजेशन के आपने फॉर एग्जाम्पल 12 पेजेस के पॉइंटर्स बना लिए हैं ऑर्गेनाइज तरीके से कि ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सोल्यूशन हैं, ये उसके मसले हैं, ये जो है ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर हो सकता है, ये पाकिस्तान में ग्लोबलाइजेशन को नुकसान इस तरह हो रहा है, सॉरी पाकिस्तान को इस तरह नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये उसके कुछ आर्गुमेंट्स आपने लिख लिए। ये कोई ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड फेमस कोटेशन हैं, वो आपने कहीं एक जगह सारे इकट्ठे कर लिए। ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ फेमस फैक्ट्स हैं वर्ल्ड लेवल के, पाकिस्तान लेवल के, वो आपने एक जगह कहीं लिख लिए। अब ये जो आपने सारे 12-15 टॉपिक, 12-15 पेजेस के पॉइंटर नोट्स बना लिए, ये आपको हर पेपर में काम आएंगे। सिर्फ ऐसे में नहीं, हर पेपर में काम आएंगे। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी सीएसएस प्रिपरेशन की, स्पेशली ऐसे के लिए, कि आपको थीम बुक या फैक्ट बुक अपना बनाना है। आपके पास टाइम है, अगर आप हर हफ्ते एक थीम पे भी काम करें